Hello everyone. So welcome you all to my YouTube channel Let's Do Biology. I hope you all are doing well. So if you are new to my channel then please subscribe my YouTube channel Let's Do Biology. And if you are liking my videos then hit the like button and don't forget to share it with your friends. So in today's video I will discuss the remaining 25 questions of CUET PG Geology. Okay, in previous two videos, I already discussed the 50 questions from 25 to 75 questions. So in this video, I will discuss the remaining question from 76 to 100 question. Okay, so let's get start now from question number 76. So in this question, what we have asked, which of the following events Which of the following events occurs during diplotin और डिप्लोनिमा स्टेज ऑफ मियोसिस. सो मियोसिस में होता है हमारे पास दो आता है जिसमें फर्स्ट प्रोफेज वन आता है. ठीक है, मियोसिस वन और टू में प्रोफेज वन आता है जिसमें प्रोफेज वन में डिफरेंट स्टेज होती है लाइक लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस. ठीक है, सो दिस इज द लास्ट सेकंड स्टेज ऑफ प्रोफेज वन. सो इसमें क्या होता है, डिप्लोटिन में जो हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम का जो क्रॉस ओवर होता है उसमें एंडिंग में जो काइज्मा बच जाता है. ठीक है, वहां क्या होता है कि जैसे पेयरिंग हुई क्रोमोसोम की, होमोलोगस क्रोमोसोम की, तो वो सेपरेशन हो जाता है पैकेटिन तक, बट डिप्लोटिन तक आते आते बस लास्ट का थोड़ा सा पार्ट, काइज्मा का पार्ट रह जाता है जहाँ पे सेपरेट नहीं होता, क्रोमोसोम पेयर्ड होते हैं. ओके, so let's now see the options. Reduction in the number of chiasmata? No. Okay. Separation of paired chromosomes except at the chiasmata. Let's see the second option. Separation of the paired chromosome except at the chiasmata. So मैंने अभी बताया कि डिप्लोटिन में क्या होता है, जो एंड ऑफ द क्रोमोसोम है जस्ट यहाँ पे, ये इसको हम बोलते हैं chiasmata. तो यहाँ पे पेयर्ड क्रोमोसोम का सेपरेशन रह जाता है और जो रिमेनिंग पार्ट है होमोलोगस क्रोमोसोम का वो सेपरेशन हो जाता है पैकेटिन तक ही, आई मीन डिप्लोटिन तक हो जाता है और काइज्मेटा पे आके वो रुक जाता है. एंड देन सी नेक्स्ट ऑप्शन इज क्रॉस ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस. नहीं, जो क्रॉस ओवर होता है और रिकॉम्बिनेशन होता है दैट अकर्स इन पैकेटिन. ओके, it occurs in packetin. And then last option is pairing of homologous chromosome and synaptonemal complex. This occur in zygote, the second stage of prophase 1, zygote, and this occurs in packetin. So the answer is option 2. Okay, let's move to next question. The eggs of birds and fishes have only one small area which is free of yolk where division takes place. Such an egg is known as. So ये हमसे क्लीवेज से क्वेश्चन पूछा है. गिलबर्ट में इसका टेबल दिया हुआ है. ओके, सो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें ये वाला टेबल है गिलबर्ट से. इसमें हमको दिया हुआ है डिफरेंट टाइप का क्लीवेज, कौन से एनिमल्स में किस टाइप का क्लीवेज होता है. सो यू नीड टू लर्न ऑल दिस टेबल. फर्स्ट हम इसको डिवाइड करते हैं होलोब्लास्टिक क्लीवेज. होलो मीन्स कंप्लीट. सो यहाँ पे जो एग होगा उसमें क्लीवेज कंप्लीट होगा, कंप्लीटली क्लीव हो जाएगा हमारा एग. और वो किस लिए होगा, क्योंकि उसमें जो योक सैक है वो मिनिमम अमाउंट में होता है, इसलिए उसका क्लीवेज कंप्लीटली हो जाता है. आगे मैं इसका दूसरा पार्ट समझाऊंगी, उसमें होगा कि वो कंप्लीट क्लीवेज नहीं होगा बिकॉज ऑफ द डेंसिटी ऑफ द योक सैक, हाईली डेंस होता है योक सैक की वजह से. सो इसमें आ जाता है हमारा आइसोलेसाइथल एंड देन नेक्स्ट इज मीजोलेसाइथल. देन आइसोलेसाइथल को हम डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट में. फर्स्ट इज रेडियल क्लीवेज एंड देन नेक्स्ट इज स्पाइरल क्लीवेज. सो रेडियल क्लीवेज में ये एग्जांपल दिए हैं लाइक इट अकर्स इन एकाइनोडर्म्स एंड एम्फियोक्सस. Then further next is spiral cleavage. So it occurs in annelids, mollusks and flatworms. Then the third type is bilateral cleavage. It occurs in tunicates
And the next final in isolacycle is rotational cleavage, mammals and nematodes. So आपको ये जो भी इसमें example दिया है, you need to learn all of these examples. It's very important and you will get questions from these cleavage in alternate papers. Okay. Then next of this holoblastic cleavage is mesolacycle. Mesolacycle में क्या होता है? There is moderate amount of yolk. ओके, सो कंप्लीट क्लीवेज नहीं होता इसमें, हम इसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेस्ड रेडियल क्लीवेज, एंड इट इज फाउंड इन एम्फीबियंस लाइक इन फ्रॉग्स. ओके, then the next is first is holoblastic and then next is meroblastic. It means incomplete cleavage due to presence of the yolk sac. Okay, so it can divided in two parts, telocycle and then next is centrocycle. टीलोसाइकिल में होता है डेंस योग होता है, कंप्लीटली ऑलमोस्ट कंप्लीट सेल में डेंस योग होता है, इसलिए यहाँ पे कंप्लीट डिवीजन नहीं हो पाता. ओके, देन फर्स्ट इज बायलेटरल क्लीवेज एंड नेक्स्ट इज डिस्कोइडल क्लीवेज. इसमें समझने का कुछ भी नहीं है, सारा याद करने का है. सो इसमें एग्जांपल देके पूछा जा सकता है कि कौन सा इसमें कौन सा क्लीवेज हो रहा है, और आइदर यू कैन आस्क कि क्लीवेज दे देंगे और ऑप्शन दे देंगे, उनमें से पूछ लेंगे कि ये किस में होता है, और अदरवाइज एक एक्सेप्ट देके पूछ लेंगे कि किस में से नहीं होता. ओके, देन दिस इज बायलेटरल क्लीवेज फाउंड इन सिफेलोपोड मोलस्क. नेक्स्ट इज डिस्कोइडल क्लीवेज, जो कि हमसे हमारे क्वेश्चन में पूछा है, फिश, रेप्टाइल और बर्ड्स, इनमें कौन सा क्लीवेज पाया जाता है. सो इट इज डिस्कोइडल, आई थिंक इट इज, और द अदर, लेट्स फर्स्ट सी दिस. एंड देन लास्ट इज सेंट्रोलसाइकल. इसको हमें पता ही चल रहा है कि सेंटर में योग कहाँ होता है, सेंटर में होता है, इसलिए सुपरफिशियल क्लीवेज होता है. यहाँ पे देखो कितने सारे न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं, इसको हम सुपरफिशियल क्लीवेज बोलते हैं, और ये पाया जाता है मोस्ट इंसेक्ट्स में. लाइक वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ ड्रोसोफिला. Okay, so let's get back to our question. The egg of birds feces have only one small area. Birds, so it is stylocycle. Okay, answer is option first. इस टेबल को याद कर लेना अच्छे से. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? द फ्लो ऑफ वाटर इन सिंकोइड्स टाइप ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम इन स्पंजेस फॉलोज द कोर्स ऑफ. डिफरेंट टाइप के हमारे वाटर कैनाल सिस्टम होते हैं, साइक्नोइड, एस्कनोइड. ओके, तो उसमें से हमको पूछा है साइक्नोइड में हमको सीरीज बताना है कि किस टाइप से जो वाटर फ्लो होता है वो कौन से इनमें से पार्ट में से पहले जाता है. आई मीन वी हैव टू जस्ट अरेंज ऑल ऑफ दीज पार्ट्स. ओके, सो लेट्स सी द ऑप्शंस. नाउ यहाँ पे जो हमारी ये ओस्टिया है, ये छोटे छोटे होल प्रेजेंट होते हैं. स्पंजेस किस में आता है? पोरिफेरा में. तो स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं जिनको हम ओस्टिया बोलते हैं, जिनके थ्रू वाटर जाता है और फाइनली वो स्पॉन्जोसील में जाता है और ओस्कुलम के थ्रू बाहर एग्जिट कर जाता है. ठीक है, अब जो डर्मल ओस्टिया है और स्पॉन्जोसील है, इनमें एंट्री से जब स्पॉन्जोसील में जाता है तो वहां पर डिफरेंट टाइप की कैनाल प्रेजेंट होती है. तो बस हमको वो देखना है कि कौन सा. सबसे पहले तो ओस्टिया हो गया. ठीक है, स्पॉन्जोसील में ये जाएगा फाइनली और एग्जिट कर जाएगा ओस्कुलम के थ्रू. सो हमको फर्स्ट पता है कि ओस्टिया पहले आएगा और ओस्कुलम एग्जिट हो रहा है तो वो सबसे लास्ट में आएगा. सो ये दोनों तो ऑप्शन ऐसे ही हटा देते हैं. अब बचा ये दो ऑप्शन, अब इनको देखते हैं. तो सबसे पहले तो डर्मल ओस्टिया में जा रहा है ई एंड बी ए. ठीक है, अब हमको देखना है कि डर्मल ओस्टिया के बाद किस में जाता है. सो देन फ्रॉम डर्मल ओस्टिया इट गोज टू इनकरेंट कैनाल एंड फ्रॉम दैट इट गोज टू रेडियल कैनाल एंड फाइनली इट गोज टू स्पॉन्जोसील एंड एग्जिट फ्रॉम ओस्कुलम. ओके, सो आवर आंसर इज ऑप्शन बी. The next question is, the following statements are associated with female reproductive physiology. तो हमको इसमें बताना है कि डिफरेंट स्टेटमेंट दिया हुआ है, इनमें से कौन सा करेक्ट है. ठीक है, सो लेट्स गेट द ऑप्शन.
The uterine cycle during menstruation includes follicular phase, ovulation phase और luteal phase. इसमें हमसे पूछा है कि यूट्राइन साइकिल में कौन कौन से फेज होते हैं. ठीक है, तो जो भी हमको ये तीनों फेज दिए हुए हैं, ये तीनों फेज आते हैं हमारे ओवेरियन साइकिल, क्योंकि दो डिफरेंट टाइप की साइकिल को हम डिस्टिंग्विश कर देते हैं. यूट्राइन साइकिल जिसमें हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल को इंक्लूड करते हैं, और जो ये ऑल स्टेप दिए गए हैं इनको हम इंक्लूड करते हैं ओव्यूलेशन साइकिल में. ठीक है, जिसमें oocyte का फॉर्मेशन होता है. तो सबसे पहले उसमें फोलिकुलर फेज आता है, देन ओव्यूलेशन होता है, देन ल्यूटियल फेज होता है. सो इट इज द पार्ट ऑफ ओव्यूलेशन साइकिल, नॉट द यूटेराइन साइकिल. यूटेराइन साइकिल को भी तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है, लेकिन उसके तीन फेज कौन से होते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल, फोलिकुलर फेज, menstrual phase, proliferative phase and then last is secretory phase. ठीक है, menstruation, second is proliferative, जब हमारा एंडोमेट्रियम प्रोलिफेरेट करेगा, एंड फाइनल इज secretory. ठीक है, बिफोर द मेंस्ट्रुअल. सो ये तीनों आता है यूट्राइन साइकिल में. सो ये ऑप्शन तो हमारा हो गया इनकरेक्ट. बचे हुए तीनों को देखते हैं. द डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस लुटियम, अगर आपको यही पता लग गया कि यहीं से ये गलत है, तो ऑप्शन में तीन तीन ही दिए हुए हैं, तो बचे हुए तीनों ऑब्वियसली ठीक ही होंगे. ठीक है, बट स्टिल लेट्स गो थ्रू. द डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम इज कॉल्ड ल्यूटियोलिसिस. सो ल्यूटियोलिसिस किस प्रोसेस को बोलते हैं? जब हमारा ओव्यूलेशन हो जाता है और फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, उस टाइम क्या होता है? कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होने लगता है और कॉर्पस एल्बिकन्स बना लेता है. ठीक है, तो इस डीजनरेशन प्रोसेस को हम बोलते हैं ल्यूटियोलिसिस. सो इट इज करेक्ट. देन द नेक्स्ट ऑप्शन इज एन इंक्रीज इन प्लाज्मा प्रोजेस्टेरोन लेवल सिंक्रोनाइजेस विद ल्यूटियल फेज. अब जब प्रोजेस्टेरोन हमारा इंक्रीज होने लगता है, जैसे देखो ओव्यूलेशन था, ओव्यूलेशन में क्या हुआ? हमारा LH का सर्ज आएगा. ठीक है, स्टार्टिंग में हमारा यहाँ पे तो प्रोजेस्टेरोन, यहाँ पे हमारा LH का सर्ज आया, और उसके बाद जब ल्यूटियल फेज आएगा उस टाइम हमारा प्रोजेस्टेरोन इंक्रीज होगा. ठीक है, प्रोजेस्टेरोन के दौरान क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म होने लग जाता है और कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है, सो इट सिंक्रोनाइजेस विद ल्यूटियल फेज. दिस ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट. एंड द फाइनल ऑप्शन इज आफ्टर oocyte maturation ovulation take place. जब हमारा oocyte मैच्योर हो जाता है तो ऑब्वियस है उसके बाद ओव्यूलेशन ही अकर होगा. सो दिस ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट. So the answer is B, C and D. Option 4 is the answer. Okay. The next question is हमको following are the characteristics of mollusk. मोलस्क का कैरेक्टरिस्टिक दे रखा है, इसमें से हमको बताना है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है. ठीक है, सो एक एक करके सबको देखते हैं. Mollusks are protostomes, have coelom reduced to cavities surrounding heart nephridian gonads. ये ठीक है. एक होता है प्रोटोस्टोम, ड्यूटेरोस्टोम. ड्यूटेरोस्टोम में हमारा एकिनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा एंड देन कोर्डेटा आ जाता है. प्रोटोस्टोम्स में उससे पहले के सारे आते हैं. ठीक है, सो ये ऑप्शन तो करेक्ट है. नेक्स्ट ऑप्शन इज mollusk members possess a head, foot, visceral mass, mental and mental cavity. ये भी करेक्ट है. ये इनका कैरेक्टरिस्टिक होता है कि इनको इन पार्ट में डिवाइड किया जाता है इनकी बॉडी को मेनली. ठीक है, देन नेक्स्ट ऑप्शन इज रेस्पिंग ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ मस्कुलर बेल्ट विद रोज ऑफ पोस्टीरियरली कर्व्ड टीथ. रेस्पिंग ऑर्गन माउथ की तरह इनमें यूज होता है. ठीक है, सो इसमें जो ये पोस्टीरियरली कर्व्ड टीथ दे रखा है ये गलत है. इनमें पोस्टीरियरली नहीं होता, इंस्टेड इट इज एंटीरियरली. ओके, सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट. Then the next option is molluscan body form in cephalopoda undergoes a 180 degree anti-clockwise twisting of visceral mass. इस प्रोसेस को हम वैसे तो बोलते हैं टोर्जन, बट ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है गैस्ट्रोपोडा का. ठीक है, नॉट सिफेलोपोडा. सो दिस ऑप्शन इज आल्सो इनकरेक्ट. And the final option is protostome characteristics for mollusks also include trochophore, larvae, spiral cleavage and schizosylomous coelom formation. ये भी करेक्ट है. प्रोटोस्टोम में साइजोसिलोम होता है, इनमें ट्रोकोफोर लार्वा आता है. सो दिस ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट. So the answer should be A, B and E. Answer is option C.
Then move to next question. World's only floating national park is situated in. So ये it is memory based question. अगर आपको याद होगा so you can easily attempt it. Otherwise leave these type of questions. So it is present in Manipur. Then the next question is given below are the two statements. हमको दो statement दिया हुआ है and we just have to tell which is correct statement from these given two statements. First is transduction is virus mediated bacterial DNA recombination, so it is correct. जो transduction होता है उसमें वायरस से मीडिएटेड होता है और ये बैक्टीरिया में आता है डीएनए रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, ट्रांसडक्शन प्रोसेस. And the next statement is transduction is also used in bacterial gene linkage and genetic mapping. So ये हम पढ़ते हैं कि transduction gene mapping में और gene linkage में यूज किया जाता है. जैसे conjugation, transduction और ये सब तीनों जो इंक्लूड होता है, ये तीनों हम gene linkage और gene mapping में इंक्लूड करते हैं. So statement both of the given statement are correct. So answer should be option 1. Move to next question. Hill ranges of western Ghats of India are rich in biodiversity with tropical evergreen and rainforest. And all. Okay, so let's get to question. We have given assertion and reason and we just have to tell which is the most appropriate from these given options. ठीक है. So our assertion is Western Ghats of India is one of the biodiversity hotspots. This option is completely correct. ठीक है. वेस्टर्न घाट हमारा एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है. लाइक जो भी हमारा हिमालय हुआ, वेस्टर्न घाट, इंडो बर्मा, श्रीलंका, ये हमारा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है. सो इट इज वन अमंग द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स. सो रीजन क्या दिया हुआ है? द क्राइटेरिया फॉर कैटेगराइजेशन एज ए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इज हायर नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीसीज at least 1500 species. The region must have lost 30% of its natural vegetation. So अब हम देखते हैं कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है नहीं. So देखो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट करने के लिए ये दो क्राइटेरिया मीट करना चाहिए. एटलीस्ट 1500 वस्कुलर प्लांट्स होना चाहिए. और इसमें क्या बोला हुआ है? एंडेमिक स्पीसीज क्या होगा जब एटलीस्ट 1500 होगा. ठीक है, ये तो ठीक है. द नेक्स्ट सेकेंड क्राइटेरिया क्या दिया हुआ है? रीजन मस्ट हैव लॉस्ट 30% ऑफ इट्स नेचुरल वेजिटेशन. 30% लॉस्ट होना चाहिए. मस्ट हैव 30% और लेस ऑफ इट्स ओरिजिनल नेचुरल वेजिटेशन. इसमें बोला गया है कि इतना परसेंट होना चाहिए और इसमें बोला गया है कि इतना लॉस्ट होना चाहिए. सो ये स्टेटमेंट यहाँ पे आके गलत हो गई. ठीक है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो तो इट्स बेटर टू लीव इट. ओके, अगर आपको कंफर्म हो तभी इन टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो. सो अवर आंसर इज ऑप्शन सी की assertion तो ठीक है बट द रीजन इज नॉट करेक्ट. ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमको डिजीज दिया गया है और उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन बताना है. ठीक है, अब देखते हैं ट्राइकोमोनास वेजिनलिस. सो ये सबको पता है कि सेक्सुअल डिजीज होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन से होगा. देन अब आगे कौन सा पता है आपको? टीबी जो होता है वो एरियल होता है. एंड देन लाइस और माइट्स जो होता है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से होता है. बचा हुआ मेटासिस्टोर्स ऑफ एक्टिनोकोकस मल्टीलोक्युलरिस, इट इज ट्रोपिक ट्रांसमिशन. इसमें क्या होता है कि दो टाइप के डिफरेंट होस्ट पैरासाइट और जो होस्ट होता है उसमें वो एक दूसरे को लाइक क्या होता है कि एक इंटरमीडिएट होस्ट होता है और एक डेफिनेटिव होस्ट होता है. तो इसमें इंटरमीडिएट होस्ट जो है हमारा वो कंज्यूम किया जाता है, उसको फीड किया जाता है किसके द्वारा? डेफिनेटिव होस्ट के द्वारा. ठीक है, जो कि प्राइमरी होस्ट है हमारा. सो इट इज इन ट्रोपिक ट्रांसमिशन. So our answer is option 2. Then move to next question.
There are both excitatory and inhibitory neurotransmitter. The inhibitory neurotransmitter from the following है. हमारे पास inhibitory भी और excitatory भी neurotransmitter होते हैं जो कि आगे के सिग्नल ट्रांसडक्शन को या तो इनहिबिट करेंगे या फिर एक्साइट करेंगे. ठीक है, तो कुछ हमारे पास इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो कि हमें दिए हुए ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा. ठीक है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर याद रखना मेनली ग्लाइसिन होता है, गाबा होता है और ग्लूटामेट. ये तीनों तो अच्छे से याद रखना. अगर आपको एक्साइटेटरी भी दिया हुआ और ये ऑप्शन हो ना तो आसानी से उसको एक्सक्लूड करके आप आंसर तक पहुंच सकते हो. ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन थर्ड, ए बी डी. Sorry, it's taurine, not glutamate. A, B and D. Glycine, GABA and taurine. Glutamate is excitatory. Sorry for the confusion. So our answer is option C. Then the next question is a lizard-like reptile which is considered as living fossil is. So ये तो लिविंग फॉसिल हो गया. ये तो टेबल में से अच्छे से याद ही कर लेना कि मतलब भूलो ही नहीं. इनसे क्वेश्चन रिलेटेड रिपीट होते ही रहते हैं. सो इसका इजी सा है कि स्फिनोडोन जो है वो लिविंग फॉसिल है, ए लिजार्ड लाइक रेप्टाइल्स. ओके, सो इट इज मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन और इजी टू लर्न ऑल्सो. So we have given two statements which have to tell which is the correct answer from the given option. So first statement is parthenogenesis play a important role in social organization in colonies of certain bees and ants. तो पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि पार्थेनोजेनेसिस जो होता है वो बीज और आंट्स की कॉलोनीज जो है उनमें सोशल कॉलोनाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है, देन सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इन बीज लार्ज नंबर ऑफ मेल्स आर प्रोड्यूस्ड पार्थिनोजेनेटिकली. ठीक है, पार्थिनोजेनेटिकली प्रोड्यूस्ड होते हैं क्योंकि उनमें सिर्फ एक ही मेटिंग में एक ही मेट का क्रोमोसोम इन्वॉल्व होता है. ठीक है, वो मेटिंग नहीं करते, सिर्फ एक ही फीमेल का आता है मेल में क्रोमोसोम, मेल का नहीं आता, इसलिए हम इसको पार्थेनोजेनेसिस बोल रहे हैं. ठीक है, वेयर स्टीराइल फीमेल, क्योंकि ये पार्थेनोजेनेटिकली आ रहा है क्योंकि फर्टिलाइज नहीं हो रहा. ठीक है, ओनली फीमेल से डायरेक्ट आ जा रहा है क्रोमोसोम, फादर का बिल्कुल इंक्लूड नहीं होता इन केस ऑफ मेल. बट इन केस ऑफ फीमेल्स these are produced sexually. लेकिन जो वर्कर है वो स्टीराइल होगा. ठीक है, यंग वन को बर्थ नहीं दे सकता, बट जो रिप्रोडक्टिव फीमेल है वो क्वीन होगी. सो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है. सो आवर आंसर शुड बी ऑप्शन फर्स्ट, दैट बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट. ठीक है, then move to next question. Given below are the two statements, one is labeled as assertion A and other is labeled as reason R. So हमको बताना है कि कौन सा सही है इनमें से. ठीक है, glucose 6-phosphate dehydrogenase deficiency is associated with antibiotic resistance. No, this is incorrect कि glucose 6-phosphate dehydrogenase का अगर deficiency हो जाएगा तो किसी तरह की antibiotic resistance से associate नहीं होता. ठीक है, इसका कोई रोल नहीं है ऐसा कुछ. Plasmodium is dependent on HMP hexose monophosphate shunt and reduced glutathione for their optimum growth. ये याद कर लेना, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि जो प्लाज्मोडियम है ना उनमें एचएमपी पाथवे होता है और रिड्यूस कर देते हैं ये ग्लूटाथाइन को फर्दर, क्योंकि ये आरबीसी में ग्रोथ करते हैं ना, आरबीसी लीवर सेल में ग्रो करते हैं हमारी बॉडी में ह्यूमंस में. तो ये ग्लूटाथाइन जो कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है, रिड्यूस्ड ग्लूटाथाइन हो जाता है इनका ऑप्टिमम ग्रोथ की वजह से इन आरबीसी. सो assertion is incorrect but reason is correct. So option 4 is correct for this question. Then move to next question. Antiparallel nature of double stranded DNA, it is easy, it is due to hydrogen bond. क्योंकि एंटीपैरेलल जो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड फॉर्म होता है, ठीक है, उसी की वजह से एंटी पैरेलल नेचर क्या होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड होता है सी के साथ जी बाइंड करेगा और ए की बाइंडिंग होगी टी के साथ, जो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ही होता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट. करेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमें इनमें से. ठीक है, सो लेट्स सी.
ट्यूमर सेल्स डिफर फ्रॉम नॉर्मल सेल्स बाय चेंजेस इन रेगुलेशन ऑफ ग्रोथ। ठीक है, क्योंकि ट्यूमर सेल्स क्या होता है कि वो ग्रोथ उसमें रेगुलेट होती ही नहीं है, सेल इतना जल्दी जल्दी डिवाइड करता है, उसी की वजह से वो ट्यूमर टाइप सेल्स जो होता है वो बहुत जल्दी डिवाइड कर करके एक मास ऑफ सेल्स फॉर्म कर लेता है। ठीक है, बट नॉर्मल सेल में रेगुलेटेड ग्रोथ होता है, इसलिए ये डिफरेंस होता है इनमें। सो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। देन सेकेंड ऑप्शन इज प्रोटो ऑन्कोजीन इनको डिफेक्टिव प्रोटीन नहीं। जो हमारा प्रोटो ऑन्कोजीन है वो नॉर्मल प्रोटीन को इनकोड करता है, बट जब प्रोटो ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाता है देन इट इनकोड डिफेक्टिव प्रोटीन। सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ट्यूमर सेल्स कैन डिस्प्ले ट्यूमर स्पेसिफिक एंटीजन और नोवल एंटीजन, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। अगर ट्यूमर ही सेल है तो वो ट्यूमर स्पेसिफिक एंटीजन ऑब्वियसली डिस्प्ले करेगा अपने सरफेस पर। ठीक है, देन लास्ट ऑप्शन इज सेवरल साइटोकाइंस इंक्लूडिंग आईएफएन एंड टीएनएफ। आईएफएन इंटरफेरोन, टीएनएफ ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर हेल्प टू मीडिएट ट्यूमर सेल किलिंग। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, हमारी जो इम्यून सेल्स है ना वो साइटोकाइंस रिलीज करती है, जिनमें से आईएफएन और टीएनएफ जो होता है वो ट्यूमर सेल्स को सप्रेस करने में हेल्प करता है। ठीक है, सो अवर ऑप्शन आंसर शुड बी विच इंक्लूड ए सी एंड डी ऑप्शन, which is option first. So answer should be option first. Okay, then move to next question. The gradient used in ultracentrifugation for fractionization of DNA is, देखो ये मिसेल्सन एंड स्टोल के एक्सपेरिमेंट में बहुत अच्छे से किया गया था और उसमें एकदम अच्छे से लिखा गया है कि CSCl ग्रेडियंट्स अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन किया गया था डीएनए को फ्रैक्शनेट करने के लिए, कि वो हाई डेंसिटी है, लो डेंसिटी है या फिर हाइब्रिड वाला डीएनए है। ठीक है, सो आवर आंसर इज ऑप्शन 1. The next question is given below are the true statement, assertion और region. ठीक है, हम देखते हैं scaffolding proteins are non-histone chromosomal proteins. ये बिल्कुल करेक्ट है कि जो scaffolding protein है ना हमारा जो उसमें हिस्टोन में इंक्लूड होता है, ठीक है, वो सॉरी क्रोमेटिन में इंक्लूड होता है, ये नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन है। हिस्टोन नहीं इंक्लूड करते, ये नॉन हिस्टोन है। ठीक है, याद रखना इसको। एंड देन द सेकेंड स्टेटमेंट इज स्कैफोल्डिंग प्रोटीन आर अबंडेंट इन लाइसिन एंड अर्जिनिन। नहीं, अगर ये नॉन हिस्टोन है तो ऑब्वियस है कि ये लाइसिन और अर्जिनिन में तो अबंडेंट होगा नहीं, क्योंकि जो ओल्नो की हिस्टोन जो होता है वो अबंडेंट होता है लाइसिन और अर्जिनिन में, लेकिन जो स्कैफोल्डिंग है वो नॉन हिस्टोन है तो वो होता है टायरोसिन और ट्रिप्टोफान में। ठीक है, किस में अबंडेंट होता है? टायरोसिन और ट्रिप्टोफान, जो हमारा एरोमेटिक अमीनो एसिड है उसमें। टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन, वाई एंड डब्ल्यू, इनमें अबंडेंट होता है स्कैफोल्डिंग प्रोटीन। और जो हमारा हिस्टोन प्रोटीन है वो अबंडेंट होता है लाइसिन और अर्जिनिन। सो ये स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट हो गया। सो आंसर शुड बी कि ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। आंसर शुड बी ऑप्शन 3. ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैरिना इज, ये भी मेमोरी बेस ही है। ठीक है, अगर डाइवर्सिटी पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि कैरिना किस में पाया जाता है? बर्ड्स में पाया जाता है। उनमें जो उनकी फ्लाइट मसल होती है वहां पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम कैरिना बोलते हैं। ठीक है, फ्री स्विमिंग सिलिएटेड लाइवा, नो। सील्ड लाइक प्लेट ओवर डोर्सल पार्ट ऑफ द बॉडी, नो। ग्लू सिक्रेटिंग सेल, नो। देन आंसर शुड बी a gill sternum for insertion of flight muscles. ठीक है, अनीता सेगल बुक है, उससे डाइवर्सिटी को कर लेना, उससे ऑलमोस्ट जितना भी क्वेश्चन आता है एमएससी एंट्रेंस का किसी में भी आता है वो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर आपने अच्छे से अनीता सेगल से डाइवर्सिटी पार्ट पढ़ लिया तो। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूंगी कि आपको अच्छे से सारा मैं समझा सकूं कि कहाँ से आपको कौन सा पार्ट करने का जरूरत है। ठीक है, सो देखते हैं हम ये क्वेश्चन। इसमें हमको स्टेटमेंट दिया गया है असर्शन और रीजन। सैलेमेंडर बिलोंग टू, चलो मैं अभी आपको सबसे पहले एम्फीबिया का क्लासिफिकेशन बताती हूँ। ठीक है, एम्फीबिया को हम डिवाइड करते हैं सबसे पहले एपोडा, देन एन्यूरा एंड द फाइनल इज यूरोडेला। एपोडा, एन्यूरा एंड यूरोडेला। एपोडा में क्या आते हैं? लिम्बलेस, जिनका पैर नहीं होता, और जो इंक्लूड करता है सिसेलियन। सिसेलियन मीन्स विच आर लिम्बलेस and these are under apoda. Then anura include करता है tailless, जिनका टेल नहीं होता, जैसे कि frogs and toads.
ये जो भी मैं बता रही हूँ ना, जो भी मैंने ये टेबल बनाया, ये क्लासिफिकेशन किया, इसको अच्छे से याद कर लेना, बहुत क्वेश्चन आते हैं इसमें से, इसी टेबल में से, ठीक है। देन यूरोडेला इंक्लूड टेल्ड एनिमल्स विच आर न्यूट्स एंड सैलामेंडर्स। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कि जो ये मैंने क्लासिफिकेशन दिया इससे सोल्व होता है या नहीं। ओके, सो देखते हैं। सैलामेंडर्स बिलोंग टू द ऑर्डर एपोडा ऑफ क्लास एम्फीबियस। सैलामेंडर एपोडा से, एपोडा नो, सैलामेंडर में तो सिसेलियन है, ठीक है, और सैलामेंडर कहाँ है, ये तो यूरोडेला में है। सो ये तो हमारा हो गया इनकरेक्ट, ठीक है। देन द नेक्स्ट रीजन क्या दिया हुआ है कि एपोडा जो है वो इंक्लूड करता है इलोंगेटेड लिम्बलेस एंड बरोइंग क्रिएचर्स। एपोडा, एपोडा देखो, एपोडा लिम्बलेस कर रहा है, और सिसिलियन ये बरोइंग भी होते हैं और इलोंगेटेड भी होते हैं, लंबे भी होते हैं, ठीक है। सो रीजन वाला जो स्टेटमेंट है वो तो करेक्ट है, बट ए इनकरेक्ट है। सो ये इस ऑप्शन में दिया गया, सो आंसर शुड बी ऑप्शन 4। ओके, then next question is, teak is a dominant tree species of which following types of forest in India। ये वही मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको याद होगा तो कर सकते हो, अदरवाइज लीव इट। सो इट इज ऑप्शन, द आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट। जो टीक है वो होता है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट में पाया जाता है मेनली, ठीक है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैच दे रखा है हम, मैच द फॉलोइंग। ओके, सो स्टीरॉयड हार्मोन दे रखा है और उनको साइट ऑफ सिंथेसिस बताना है हमें, ठीक है। सो कोर्टिसोल, कोर्टिसोल होता है फेसिकुलेटा में, ठीक है। अब जो पता हो सबसे पहले तो उसको कर लो। अगर कोर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन में कंफ्यूज हो, सबसे पहले देखते हैं प्रोजेस्टेरोन जो कि कॉर्पस लुटियम में, और जो ये दिया हुआ है ना, ये विटामिन डी है, ठीक है, जो कि किडनी में फॉर्म होता है। तो देखते हैं हम, सी का 4 एंड डी का 1, तो ये तो सिर्फ इसी ऑप्शन में। तो आपको अगर एक भी दो भी पता होगा तो उसी से, लाइक अगर आपको प्रोजेस्टेरोन ही पता है कॉर्पस लुटियम, तो ये भी इसी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो अगर आसानी से कर सकते हो, ठीक है। ज्यादा सबको याद रखने का भी जरूरत नहीं है, एक का पता हो तो मैथ इजीली हो जाता है। सो आंसर इज ऑप्शन सी। दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, अब इसमें से बताना है कि कौन सा करेक्ट है, ठीक है। स्पंजेस आर द ओनली फाइलम दैट लैक नर्व्स, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि सबसे पहले नर्व्स जो आता है, ठीक है, वो आता है निडेरिया में। ओके, टीनोफोरा, ओके, निडेरिया और टीनोफोरा। पोरीफेरा के बाद जो आता है टीनोफोरा, इसमें सबसे पहले नर्व आया था एग्जिस्टेंस में। सो ए स्टेटमेंट करेक्ट है। सिंपलेस्ट नर्वस सिस्टम अकर्स इन प्लेटी, नहीं, जब हम बोले रहे हैं कि टीनोफोरा से स्टार्ट हुआ है, निडेरिया से हुआ है, तो प्लेटी हेलमेंट्स तो आता ही नहीं है। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट। आंसर शुड बी ऑप्शन 3। The next question is, arrange the following thematic events of Xenopus gastrulation from early to late stage। ठीक है, हमको जीनोपस का गैस्ट्रुलेशन को अरेंज करना है कि किस वे में ये अकर होता है। ओके, तो सबसे पहले क्या होता है, अगर ये हमारा एग है, इसमें यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ग्रे क्रिसेंट होता है, इसका 30 डिग्री कोर्टिकल रोटेशन होता है, ठीक है, और यहाँ पे ग्रे क्रिसेंट फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे इसका कॉर्टिकल रोटेशन होगा, यहाँ पे आ जाएगा, इसको हम ग्रे क्रिसेंट बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे कुछ बोटल सेल, डोर्सल मोस्ट वेजिटल पार्ट में कुछ बोटल सेल फॉर्म होगी, और वो इंटरनलाइज करेगी इस टाइप से, और एंडोडम और मीजोडम फॉर्म कर लेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हो गया कॉर्टिकल रोटेशन हुआ, बोटल सेल फॉर्म हुआ, उसके बाद हमारा जब एंडोडम मीजोडम हो गया, अब एक्टोडम फॉर्म होगा। एक्टोडम के लिए क्या होता है, एपिबोली होता है, और पूरे एम्ब्रियो को एपिबोली होता है एक्टोडम अराउंड द एंटायर एम्ब्रियो, इस टाइप से। एंडोडम, मीजोडम और एक्टोडम फॉर्म हो गया। अब हमारा क्या होगा, बॉडी एक्सटेंड करेगी, ठीक है। अब ये एंटीरियर पोस्टीरियर इस टाइप से बॉडी एक्सटेंड करेगी, और एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस फॉर्म कर लेगी। तो सबसे लास्ट में हुआ ये। सो हाउ इट अरेंज, D, C, A and B, D, C and B।
फोर्थ ऑप्शन, ठीक है, आंसर शुड बी ऑप्शन 4। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन नॉर्मल सेल्स, ओके ओके ओके, सो क्या पूछा है इसमें, इवेंट दैट अकर्स इन, ये पूरा जो कहानी दिया हुआ है इसको पढ़ने का जरूरत नहीं है, क्वेश्चन मेन हमारा यहाँ पे है आके, ठीक है, ये जो भी दिया हुआ है इसका मोस्टली आपको कुछ काम नहीं आना है, याद होगा तो कर पाओगे, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है कि जीवन एस चेक पॉइंट पे कौन सा इवेंट अकर होता है, सेल मॉनिटर डीएनए सिंथेसिस और डैमेज वो होता है एस फेज में, सेल मॉनिटर स्पिंडल फॉर्मेशन ये भी लाइक G2 फेज के बाद ही होता है, एम फेज में, अटैचमेंट ऑफ टू काइनेटोकोर्स ये भी एम फेज में होता है, सेल मॉनिटर साइज एंड डीएनए इंटीग्रिटी यस इट अकर्स इन जीवन एस चेक पॉइंट, क्योंकि डीएनए का सिंथेसिस होना है आगे तो सबसे पहले सेल अपने साइज को मॉनिटर करेगी दैट इट इज रेडी फॉर डीएनए सिंथेसिस, और डीएनए का इंटीग्रिटी मेंटेन है या नहीं, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है उससे पहले डीएनए रिपेयर होना बहुत जरूरी है, मतलब डीएनए का इंटीग्रिटी मेंटेन होना चाहिए, वो कहीं से उसमें ब्रेक नहीं होना चाहिए या फिर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, डीएनए की इंटीग्रिटी मेंटेन होनी चाहिए, ओके, सो इट इज occurring at G1S checkpoint. Then next question और final question is, दो स्टेटमेंट दे रखा है, ओके, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज मैसेंजर आरएनए को कैपिंग mRNA जिसका हमारा प्रोसेसिंग होता है, ठीक है, आरएनए प्रोसेसिंग होता है, आरएनए जो फॉर्म हो जाता है मैच्योर फॉर्म में, हमको उसको मैच्योर करने के लिए स्प्लाइसिंग में भेजना पड़ता है, और स्प्लाइसिंग में उसका कैपिंग होता है, टेलिंग होता है, ये सब होता है, ठीक है, mRNA कैपिंग पॉलीएडेनिलेज स्प्लाइसिंग आर कपल टू ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट, बिल्कुल सही है, प्रोकैरियोट्स में ऐसा कुछ नहीं होता, यूकैरियोट्स में होता है, ठीक है। Then the next statement is transcription and translation are compartmentalized in prokaryotes, नहीं, कंपार्टमेंट प्रोकैरियोट्स तो इतना सिंपल है कि उनमें ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन एक ही जगह हो जाता है, यहाँ पे यूकैरियोट्स होना था, यूकैरियोट्स में कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन तो न्यूक्लियस में अकर होता है और ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में, बट यूकैरियोट्स में सब कुछ एक ही जगह साइटोसोल में ही सब कुछ होता रहता है, ठीक है। सो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है बट सेकंड इज इनकरेक्ट, आंसर इज ऑप्शन 3। आई होप यू लाइक्ड माय वीडियो एंड my teaching way. So if you are again guys, please, if you are new to my channel then please subscribe my YouTube channel Let's Do Biology, and I hope you liking my video. If you are liking then hit the like button and share it with your friends. सो नेक्स्ट वीडियो में मैं एमएससी एंट्रेंस का आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, किस तरह से स्ट्रेटजी रखना है, वो सब मैं बताऊंगी क्योंकि और ये भी बताऊंगी कि मेरा डीयू एंट्रेंस एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 2 कैसे आया, मैंने किस तरह से प्रिपेयर किया, कौन सा बुक रेफर किया और क्या क्या पार्ट मैंने स्किप किया और क्या क्या जरूरी है, वो सब मैं ट्राई करूंगी समझाने का। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।